नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कुंभ के दौरान हुए कोरोना टेस्ट के फर्जीवाड़े में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने कोविड टेस्ट घोटाले में आरोपी कंपनियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सरकार ने हरिद्वार जिला प्रशासन को महाकुंभ के दौरान कोविड परीक्षण घोटाले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने एएनआई को बताया कि कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में 5 स्थानों पर परीक्षण करने वाली दिल्ली और हरियाणा की प्रयोगशालाओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। बता दें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब बिना जांच के ही लोगों के पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पहुंचने लगी थी। इस मामले में शिकायत के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से की गई। आईसीएमआर ने कोविड टेस्ट को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े की शिकायत उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को की। विभागीय जांच में पाया गया कि हरियाणा की एक एजेंसी फर्जी तौर पर कोरोना रिपोर्ट तैयार कर रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के कथित अवैध वितरण के संबंध में विधायक जिशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया है। अदालत की टिप्पणी राज्य सरकार की इस दलील के जवाब में थी कि ट्विटर के माध्यम से विधायक से संपर्क करने वाले जरूरतमंद मरीजों को दवा की आपूर्ति करने के लिए बीडीआर चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, लेकिन सिद्दीकी के खिलाफ नहीं। मुंबई में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद विवाद पर छपे लेख से नाराज होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज शिवसेना भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका विरोध वहां मौजूद शिवसैनिकों ने किया। बीजेपी के आशीष शेलार का आरोप है कि शिवसैनिकों ने एक महिला कार्यकर्ताओं पर हमला किया। दूसरी तरफ शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन में घुसने की कोशिश की। शिवसेना इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में गर्भवती और प्रसव के बाद महिलाएं ज्यादा संख्या में मौत की शिकार हुई है। आईसीएमआर की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। गर्भवती महिला और बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद की महिलाओं को लेकर आईसीएमआर ने एक अध्ययन किया था। ये स्टडी कोविड की पहली और दूसरी लहर में की गई। पहली लहर में इनमें सिम्प्टोमेटिक केस 14.2% थे, वहीं दूसरी लहर में यह बढ़कर 28.7% हो गए। पहली लहर में जहां मृत्यु दर 0.7% थी, दूसरी लहर में 5.7% हो गई। दोनों लहर में मैटरनल डेथ 2% रही। 1530 महिलाओं पर यह स्टडी हुई थी। इसमें पहली कोरोना लहर की 1143 और दूसरी लहर की 387 महिलाओं पर अध्ययन किया गया। मध्य प्रदेश में 2014 बैच के एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी लोकेश जहांगीर का 54 महीनों में 9 बार तबादला हुआ, यानी लगभग हर 6 महीने में एक बार। अब उन्होंने अपने बीमार दादा और विधवा मां की देखभाल के लिए गृह राज्य महाराष्ट्र में 3 साल की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। हालांकि सोशल मीडिया में आईएएस अधिकारियों के ग्रुप में किए गए उनके जो पोस्ट लीक हुए हैं वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। उनकी लीक पोस्ट 54 महीनों में 9 पोस्टिंग के बारे में उनके दर्द बयान करती है, बावजूद इसके कि वे मैदान में लोगों के बीच लोकप्रिय है। उनकी लीक पोस्ट अधिकारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को सहन करने में उनकी असमर्थता को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसके कारण उनका बार बार स्थानांतरण हुआ है। जहांगीर, जिन्हें बड़वानी जिले के अपर कलेक्टर पद से भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र में अतिरिक्त मिशन निदेशक के पद पर स्थानांतरित किया गया था, उन्होंने आईएएस अधिकारियों के ग्रुप में लिखा है कि बिहार में किसी ऐसे अधिकारी को कलेक्टर नहीं बनाया जाता जो पैसे बनाने में लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश में इस मामले में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। कोरोना काल में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बल्कि खाद्य तेल, दाल, अंडा और अन्य घरेलू सामान की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। महंगाई के इस बढ़ते ग्राफ की ज़बरदस्त मार आम आदमी पर पड़ रही है। खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं इस कोरोना काल में छोटे कारोबारी भी प्रभावित हुए हैं। देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त दिखी। 67,256 नए पॉजिटिव मिले, 2,329 संक्रमितों की मौत हुई और 1,03,000
853 मरीज ठीक हुए। इससे पहले 14 जून को 60,008 और 15 जून को 62,214 नए मरीज मिले थे। बीते 24 घंटों में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,950 की कमी आई है। अभी 8,21,392 मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिन देश में सिर्फ 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये ऐसे रहे जहां नए संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा रही। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर जोड़े जाने पर विचार चल रहा है। सीबीएसई का 13 सदस्यीय पैनल 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर 30-30-40 के अनुपात में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने के तरीके पर राजी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट के लिए 10वीं और 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले लिए गए टेस्ट का 40% वेटेज दिया जा सकता है। यह कमेटी 17 जून यानी आज रिजल्ट के संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद ये फार्मूला अनाउंस किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में 5G से जुड़ी नौकरियां तेजी से बढ़ रही है। डेटा एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के अनुसार भारत में 5G से जुड़ी वैकेंसी अक्टूबर-दिसंबर 2020 के मुकाबले जनवरी-मार्च 2021 में दोगुनी हो गई। इस फर्म में बिजनेस फंडामेंटल एनालिस्ट अजय थल्लूरी का कहना है कि आने वाले महीनों में हायरिंग बढ़ सकती है, क्योंकि 5G के आने से कई सेक्टर प्रभावित होंगे। टैलेंट सॉल्यूशन कंपनी एक्सफेनो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G शुरू करने के लिए जल्द ही 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईपी नेटवर्किंग, फर्मवेयर, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। ज़्यादातर भर्तियाँ टेलीकॉम और IoT कंपनियाँ करेगी। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसमें बछड़े का सीरम मिलाया गया है। आरोप कांग्रेस नेता गौरव पांगी ने एक RTI रिपोर्ट के हवाले से लगाया। हालांकि भाजपा और सरकार ने इससे इनकार किया है। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने भी कहा है कि फाइनल डोज में सीरम का इस्तेमाल नहीं किया है। भास्कर से बातचीत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर मनोज मुरहेकर ने विवाद को प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने बताया कि बछड़े के ब्लड से सीरम लिया गया है, उसे मारा नहीं गया है, इसलिए आंख बंद करके वैक्सीन लेने से ही मौत कम होगी और लोग हॉस्पिटल से बचे रहेंगे। इसी तरह कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। नए IT नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को दर्जा खो दिया, यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर कानूनी संरक्षण का हकदार है। इसलिए मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा। इसके बाद भी उन्हें काफ़ी मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर गाइडलाइन न मानने का रास्ता चुना। बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल राय की वापसी के बाद से ही कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा से लोग तृणमूल में आएंगे। मुकुल राय के पॉलिटिकल मूव्स भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मुकुल लगातार भाजपा नेता और ऑर्गेनाइजर्स के संपर्क में है, साथ ही उन लोगों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं जिन्हें वे 4 साल से भाजपा में रहते हुए तृणमूल से लाए थे। सूत्रों ने बताया कि राय खुद मानते हैं कि वे भाजपा नेताओं से फोन पर बात कर रहे हैं। 2017 में तृणमूल से भाजपा में जाने वाले मुकुल राय अपने बेटे शुभांगु के साथ तृणमूल में वापस लौट आए थे। बेटे शुभांगु ने मुकुल के प्लान को और विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि भाजपा में कम से कम 20 से 25 विधायक और 2 सांसद तृणमूल में वापस आ सकते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।